करें स्टार्ट। तो देखो, अगर चैप्टर के स्टार्टिंग से देखें हम, तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा? गुड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक इंटरमीडिएट पढ़ा, दूसरा हमने फाइनल गुड्स पढ़ा। इंटरमीडिएट क्लियर हो गया। फाइनल गुड्स के फर्दर दो टाइप्स बताइए आपको, जिसमें एक मैंने बताया फाइनल कंज्यूमर, दूसरा फाइनल प्रोड्यूसर। तो पिछला क्वेश्चन में हमने फाइनल कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, दैट इज कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। देखो, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? एक प्रोड्यूसर जितना भी पैसा खर्च करता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, एक प्रोड्यूसर जितना भी पैसा खर्च करता है अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, वो उसका क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल गुड्स उसको बोलते हैं। देखो, कैपिटल गुड का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूसर ने पैसा खर्च किया और उस पैसा खर्च करने की वजह से प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी, उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दैट मींस वो अब पहले से ज्यादा प्रोडक्शन खर्च कर सकता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उससे जो एसेट तैयार होगा उसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल गुड्स बोला जाएगा। समझो, इस रूम को मैं व्हाइट वॉश करवा दूं अगर, तो क्या इससे हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी? मान लो इस रूम में 30 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, मैंने व्हाइट वॉश करा दिया, क्या अब 32 बैठ जाएंगे? वो तो बच्चे उतने ही रहने वाले। तो ये खर्चा मेरा हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वॉल तुड़वाकर एक्सटेंड करवा दी और एक टेबल की रॉ और लग गई, अब कैपेसिटी बढ़ेगी हमारी। तो अब जितना पैसा मैंने खर्च किया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्रिएट होती है कैपिटल गुड्स, यानी कि फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, दीज आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। पहली बात तो प्रोड्यूसर एक बार परचेज करेगा और उसको वो बिजनेस में रिपीटेडली सेवरल ईयर तक यूज करता रहेगा। आज एक मशीन खरीदी और लाइफ टाइम वो चलती रहेगी, 10 साल 20 साल जितनी उसकी लाइफ है वो चलती रहेगी। ठीक है जी। प्लस कैपिटल गुड्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये कि दीज आर यूज्ड इन बिजनेस प्रोसेस, दीज आर यूज्ड इन बिजनेस प्रोसेस। कोई भी मशीन लिया आपने और अगर बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो कैपिटल गुड बन जाएगी। बट मशीन ली आपने और बिजनेस में यूज नहीं करी तो आप उसे कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हो। समझो, एक आपने कार खरीदी, ठीक है जी, आप घर के डोमेस्टिक पर्पस के लिए उस कार को यूज कर रहे हो। जब आप गाड़ी को डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी। और सेम गाड़ी आपने, ट्रैवलिंग एजेंसी है आपके पास, ओला उबर या किसी भी तरीके से बिजनेस में लगा दी, तो वो गाड़ी आपको मनी जनरेट करके देगी, बिजनेस जनरेट करके देगी। अब वो कार आपकी कैपिटल गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? कोई भी एसेट परचेज करना है और उसको अगर आप बिजनेस में यूज करोगे तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड कहलाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कैपिटल गुड्स के बारे में। कैपिटल गुड्स आर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। कैपिटल गुड्स कौन सी होती है? प्रोड्यूसर्स की फिक्स्ड एसेट्स। दे आर गुड्स दैट आर, सबसे खास बात, यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। हमने एक एसेट परचेज किया और उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मेरा कैपिटल गुड कहलाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी एसेट परचेज करी और उसको अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल गुड बन जाएगा। फिर मैंने क्या बताया? दीज आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू। इनकी वैल्यू क्या होती है? हाई। कोई भी मशीन परचेज करोगे कॉस्टली आने वाली है, और एक बार आपने एसेट परचेज किया है तो उसको रिपीटेडली सेवरल ईयर तक यूज करते रहोगे। फॉर एग्जांपल, हमने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये पैनल खरीदा है, ठीक है जी, एक बार परचेज किया, सालों साल चलेगा। एसी इंस्टॉल करवाया, मशीनरी है वो भी एक बार परचेज किया, सालों साल वो चलता रहेगा। फर्नीचर एक बार परचेज किया, ईयर बाय ईयर वो यूज होता रहेगा हमारे पास। तो ये हमारी सारी क्या होगी? कैपिटल गुड्स कहलाएगी। फिर क्या कहते हैं? एक पॉइंट ये, देयर यूज लीड्स टू डेप्रीशिएशन। जब आप कोई एसेट या कैपिटल गुड परचेज करके बिजनेस में लगाते हो तो ड्यू टू वियर एंड टीयर, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, उनकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज होती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेप्रीशिएशन। कैपिटल गुड्स का नेचर है कि वो ईयर बाय ईयर क्या होगी? डेप्रीशिएट होगी, उसकी वैल्यू हर साल क्या हो जाएगी? कम। देन दे जनरेट डिराइव डिमांड। इनकी इनकी वजह से क्या होता है? डिराइव डिमांड होती है। डिराइव डिमांड का टॉपिक मैं अलग से कराऊंगा आपको, तब समझना, अभी हमें यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है। और एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम? प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, जो भी हम बिजनेस में एसेट्स यूज कर रहे हैं। तो नटशेल में क्या हुआ? कैपिटल गुड्स का मतलब एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर दैट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन पर्पस, दे आर ऑफ वेरी हाई वैल्यू,
और रेगुलर यूज से उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन। डन। तो लिखो जरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करने जा रहे हैं, अब मैंने आपको जैसे ऊपर बताया कैपिटल फॉर्मेशन, या क्या कहते हैं हम इसको, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एडिशन टू रियल कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है जी, कितनी कैपिटल आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज हो रही है। अभी जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो कैपिटल गुड्स के बारे में एक बात बताई थी मैंने आपको, जो हमारी कैपिटल गुड होती है वही इन्वेस्टमेंट होती है। पर यहां पर क्या चेक करते हैं हम कि एक साल में कितनी कैपिटल गुड्स हमारी इंक्रीज हुई है। कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट का सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी से। जब हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उसके साथ हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर क्या बोलेंगे उसको हम, इन्वेस्टमेंट। देखो बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एडिशन टू द रियल कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी दैट रेजेस इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यूरिंग अ ईयर। ऐसा खर्चा हमारी इकोनॉमी में जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एक बात यहां पर लिखी हुई है, एडिशन चेक करना है। एडिशन का मतलब कुछ मशीनरी मेरे पास पिछले साल की पड़ी होगी, कुछ इस साल की पड़ी होगी, तो इस साल कितनी मशीन परचेज करी मैंने, वही मेरी इस साल की इन्वेस्टमेंट होने वाली है। ठीक है, पहले मैं 10 मशीन के साथ काम कर रहा था, इस साल मैंने 2 मशीन और ऐड करी, तो इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट करी बताओ, 2 मशीन की तो इन्वेस्टमेंट हुई। क्लियर है बात मेरी, वही इसने लिखा है यहां पर, एडिशन टू रियल कैपिटल स्टॉक। और जब जब इन्वेस्टमेंट होगी इकोनॉमी में क्या होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, इन सिंपल वर्ड, इन्वेस्टमेंट मींस बाइंग न्यू मशीन्स, बिल्डिंग, एडिंग टू इन्वेंट्री, इन सिंपल वर्ड एनीथिंग दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस मोर इन द फ्यूचर। अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, इस साल कितनी मशीनरी खरीद रहे हैं, इस साल कितनी बिल्डिंग बना रहे हैं, इस साल कितनी इन्वेंट्री ऐड कर रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखना है हमने, ये याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन कैपिटल, इकोनॉमिक्स में के का मतलब क्या है, कैपिटल। और वाई लिखा आ गया तो वाई का मतलब क्या होगा, इनकम। वाई इज इनकम, अगर आएगा आगे आगे आएगा तो पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी आपने क्या फॉर्मूला लिखना, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के। अब इंपॉर्टेंट बात देखो जरा, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी हमने। नंबर 1, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड। अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो, बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो, गोल्ड परचेज कर रहे हो, तो इंडिविजुअल लेवल पर तो ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट इकोनॉमी एज अ होल मैक्रो लेवल पर ये कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे समझो, मेरे पास 10,000 रुपए के शेयर थे, ठीक है जी, वही 10,000 रुपए के शेयर आपने मुझसे परचेज कर लिए, मुझे 10,000 रुपए दे दिए, क्या इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ी, क्या इकोनॉमी में मशीनरी बढ़ी, इसलिए उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। सिंपली गोल्ड, हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो रहा है ना, शेयर मेरे पास से अब आपके पास चले गए, आपके पास से आगे किसी और के पास चल जाएंगे, इकोनॉमी में तो कोई प्रोडक्टिव कैपेसिटी उससे नहीं बढ़ रही है। इसलिए शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट या गोल्ड मार्केट, बुलियन मार्केट बोला जाता है उसको, उसमें जो पैसा लोग लगाते हैं पर्सनल लेवल पर तो उसको इन्वेस्टमेंट आप मान सकते हो, बट इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं किया जाता। डन। और दूसरी चीज क्या नहीं इंक्लूड करनी हमने नेशनल इनकम में, सेकेंड हैंड एसेट्स। आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हो, सेकेंड हैंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हो, तो उसको हम इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करते, बिकॉज जब वो पहली बार खरीदी गई होगी उसी साल उसको कंट्री की इन्वेस्टमेंट में ऐड कर लिया गया होगा। अब बाद में कोई और खरीद रहा है तो नई इन्वेस्टमेंट तो नहीं आ रही ना उससे, इसलिए उसको कभी भी हम इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं मानेंगे। किसको किसको, शेयर, बॉन्ड, गोल्ड एज वेल एज सेकेंड हैंड एसेट्स। कॉन्सेप्ट समझ में है, लिख लो पूरा इसको, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। जैसे मैंने आपको कैपिटल फॉर्मेशन में बताया कि दो तरीके, कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें आएंगी, एक आएगी फिक्स्ड और दूसरी आएगी इन्वेंट्री। तो हम फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब नाम से पता लग रहा है जो कि फिक्स रहने वाली है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। क्या लिखा है,
It refers to increase in the stock of fixed assets like plant and machinery during an accounting year. इसका फॉर्मूला याद करना है. अगर आपसे पूछे फिक्स इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स. क्लोजिंग का मतलब क्या हुआ? साल के एंड में कितनी फिक्स एसेट्स आपके पास है, माइनस कर दो साल के बिगिनिंग में कितनी फिक्स एसेट्स थी. जैसे थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे, मान लो साल के स्टार्ट में हमारे पास 10 मशीन थी और जब हम एंड में अपने अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर रहे तो हमने देखा हमारे पास 15 मशीन है. तो हमने इस साल कितनी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करी है? 5 मशीन. तो वो फॉर्मूला बन गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक. देखो एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर प्रोड्यूसर हैड 10 मशीन्स और साल के अंत में कितनी मशीन है उसके पास? 15. तो इस साल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई इसके फिक्स्ड? बोलो 5 मशीन. अब उन 5 मशीन की जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे. आगे इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड एसेट्स के क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं? सीधी सी बात, जितनी ज्यादा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी उतनी ज्यादा. प्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा है तो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हायर लेवल ऑफ इनकम, दैट इज जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा आपकी कंट्री में, जीडीपी ग्रोथ ज्यादा रहेगा. देखो क्या क्या लिखा है. पहला इंपॉर्टेंट जिसका क्या है, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स. मोर मशीन्स का मतलब मोर प्रोडक्शन. सेकंड पॉइंट कहता है हायर प्रोडक्शन लीड्स टू हायर आउटपुट इन द इकोनॉमी. आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हो, आउटपुट ज्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा बिकॉज प्रोडक्शन के लिए लेबर की भी तो जरूरत पड़ेगी. थर्ड कहता है हायर आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ. जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा आउटपुट होगा, जीडीपी ग्रोथ हमारी कंट्री का उतना ही ज्यादा रहने वाला है. लास्ट पॉइंट, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट एज मोर वर्कर्स आर नीडेड टू ऑपरेट न्यू मशीन्स. ये है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. लिखो इसको भी. चलो जी लास्ट टॉपिक देखो जरा, आज की क्लास का लास्ट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि कैपिटल फॉर्मेशन में पहले हमने देखा फिक्स्ड, उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको? इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक प्रोड्यूसर के पास हमेशा इन्वेंट्री में 3 चीजें मिलेंगी. पहला स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट मींस रॉ मटेरियल पड़ा है अभी उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसको. दूसरा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट चुका है बट सोल्ड नहीं हुआ है. तीसरा स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, दैट इज कंप्लीटली गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी. अच्छा, ये 3 चीजें तो उसके पास होंगी होंगी. इन तीनों का भी कोई एडवांटेज होता है, सिग्निफिकेंस है? यस, इन्वेंट्री की अपनी इंपॉर्टेंस होती है. जैसे फिक्स स्टॉक की, एसेट की है, वैसे इन्वेंट्री की. समझो, अगर मैं बात करूं रॉ मटेरियल की, तो बिजनेसमैन ना कुछ एग्रेसिव होते हैं और कुछ थोड़े से जो रिस्क कम लेना चाहते हैं बिजनेसमैन वैसे होते हैं. एग्रेसिव बिजनेसमैन क्या पॉलिसी फॉलो करता है कि फालतू में एक्सेस मटेरियल मत परचेज करो, जब जरूरत होगी तब मटेरियल मंगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, दैट मींस वो रिस्क ज्यादा ले रहा है क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन होगा डेली. डन. अच्छा, अभी जैसे हालात चल रहे हैं, मेरा केमिकल का बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, मैं ज्यादा रॉ मटेरियल अपने पास नहीं रखता था, वॉर की वजह से शॉर्टेज हो गया. शॉर्टेज हो गया तो मेरा बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास तो एक्सेस मटेरियल है ही नहीं, पहले ही मटेरियल कम रखा हुआ है मैंने. दूसरी तरफ जो कंजर्वेटिव बिजनेसमैन होता है वो थोड़ा सा सोच कर चलता है, कल को शॉर्टेज होगी तो क्या होगा, वो बल्क में परचेज करके रखेगा पहले ही, डे टू डे फ्लक्चुएशन नहीं देखनी पड़ेगी उसको. ठीक है, और अगर शॉर्टेज हो भी गई मार्केट में तो उसने खुद कुछ तो अपने पास मटेरियल पहले ही रखा हुआ है, तो अगर 1 दिन 2 दिन 10 दिन सप्लाई कम भी रहेगी उसके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला. इसलिए रॉ मटेरियल की अपनी इंपॉर्टेंस. पर उसको क्या रिस्क रहता है कि जब उसने खरीदा था तब रेट ज्यादा था, बाद में रेट कम हो गया, तो बल्क में परचेज किया है तो उसको फिर स्टोरेज कॉस्ट भी झेलनी पड़ेगी. तो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान, बट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की यही इंपॉर्टेंस होती है. दूसरा आता है फिनिश गुड्स. मेरे पास फिनिश गुड्स है ही नहीं, ठीक है जी, कस्टमर आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? बन रहा है जी, अभी है नहीं, जाओ बाद में आना. अगले दिन आया, फिर मैं यही कह रहा हूं बन रहा है जी, अभी मेरे पास फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं है. 3 दिन आएगा, चौथे दिन कस्टमर मेरे पास नहीं आएगा. दैट मीन्स मैं पोटेंशियल डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाऊंगा सिचुएशन में. और दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन है जिसके पास फिनिश गुड्स अवेलेबल होता है, जब भी कस्टमर आता है साथ के साथ फिनिश गुड्स उठाकर दे दिया, तो पोटेंशियल डिमांड को मीट कर रहा है वो. फ्यूचर में डिमांड जनरेट होगी तो आसानी से फुलफिल कर पाएगा वो. ये इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस होती है. देखो क्या लिखा है, इन्वेंट्री रेफर्स टू
स्टॉक दैट प्रोड्यूसर होल्ड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या फिर रॉ मटेरियल जो मैंने बताया। इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे इन्वेंट्री का? इन्वेंट्री की कैलकुलेशन होगी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यहां भी वहां भी यही था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। इन्वेंट्री में क्या करोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हम? चेंज इन स्टॉक। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर वन, ensures uninterrupted supply of raw material to the producer। प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन कभी स्टॉप नहीं होगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हमने मटेरियल को ठीक से मेंटेन किया हुआ है तो। दूसरा, with enough raw material stock producers can avoid day to day buying and market uncertainty। रोज रोज खरीदना नहीं पड़ेगा, रोज रोज प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं देखना पड़ेगा। अगर किसी ने गोल्ड का काम किया होगा, गोल्ड स्मिथ होगा, सुनियारा जिसे हम बोलते हैं, इस बीच में तो गोल्ड के प्राइस डेली कितने ऊपर नीचे हुए, तो कोई थोड़ा परचेज करके अगर बिजनेस कर रहा होगा उसको तो बड़ी दिक्कत आई होगी। आज 1,70,000 पे गोल्ड है तो कल पता लग रहा है 1,40,000 पे आ गया है। चांदी एक दिन पहले 4 लाख का था, अगले दिन 2,37,000 पर आ गया था। तो जो तो बल्क में पहले से सस्ते में खरीद के रखा होगा उसको फायदा हो गया होगा, जिसने इस बीच में खरीदा होगा उसको नुकसान हो गया होगा, और जो डे टू डे खरीदता बेचता होगा उसको तो और ज्यादा नुकसान हुआ होगा। तो ये एक दिक्कत रहती है। इससे बचने के लिए हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ते हैं, वो हमारे को कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़नी होती है, अभी तो सिर्फ इसके इंपॉर्टेंस समझते हैं। थर्ड, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एनेबल द प्रोड्यूसर टू मीट फ्यूचर डिमांड क्विकली। अगर आपके पास फिनिश गुड्स पड़े हैं तो फ्यूचर में जब भी डिमांड होगी आपके गुड्स की, आप आसानी से बेच लोगे। डन। तो ये है हमारा टोटल कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें एक पार्ट में हमने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में पढ़ा और सेकंड पार्ट में किसके बारे में पढ़ा? हमने इन्वेंट्री के बारे में। नोट कर लो जरा फटाफट इसको।